नमस्कार, पत्रिका टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं निरंजन और आप देख रहे हैं हेलो डॉक्टर। आज हम सवाल जवाब शो लेकर आए हैं। सेहत के कई सवाल हैं दर्शकों के, उनके जवाब देंगे और विषय है होम्योपैथी। हमारे आज के जो विशेषज्ञ हैं उनका परिचय दे देते हैं। डॉक्टर कमलेंद्र त्यागी होम्योपैथी विशेषज्ञ हैं। वर्तमान में आप होम्योपैथी विश्वविद्यालय जयपुर में स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग के विभागाध्यक्ष हैं। आपको करीब 16 वर्षों का अनुभव है। आपने होम्योपैथी में एमडी और पीएचडी की है। आपने हाइपरटेंशन पर भी रिसर्च किया है और आपके कई रिसर्च पेपर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जर्नल्स में प्रकाशित हो चुके हैं। तो डॉक्टर साहब, इस शो में आपका स्वागत है। बहुत बहुत और होम्योपैथी को लेकर कई तरह की ऐसी समस्याएं हैं जिनके जवाब हमारे दर्शक चाहते हैं। पहला सवाल है, उसमें पूछा जा रहा है कि मेरे पिताजी की उम्र 56 वर्ष है और काफ़ी सालों से उनके पेट में जगह जगह गांठें हो रखी हैं जिन्हें बाहर से महसूस किया जा सकता है, लेकिन किसी तरह की समस्या नहीं है। ऐसी गांठें, वो जो जिन्होंने सवाल भेजा वो कह रहे हैं कि ऐसी गांठें मेरे पेट में भी हैं और इनकी संख्या 4-5 है। इसकी वजह क्या है और इलाज कैसे हो सकता है? सुरेंद्र कुमार हैं, 33 वर्ष इनकी उम्र है और ये सीकर से हैं। इसको चिकित्सा क्षेत्र में हम चर्बी की गांठें कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में लाइपोमा कहते हैं। और ये अनेक कारणों से होती है, जिसका सिंपल जो सबसे अधिक कॉमन कारण पाया गया है वो है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैट। पापा की उम्र तो काफ़ी ज़्यादा है, शायद उन्होंने जिम वगैरह किया होगा और एकदम से अचानक छोड़ा होगा, तो उस वजह से ये गांठें देखी जाती हैं। और पिताजी के भी क्योंकि चर्बी बड़ी होगी, तो इस वजह से ये रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैट की प्रॉब्लम से चर्बी की गांठें लाइपोमा बन जाती हैं। और 90% से अधिक केसेस में ये सिर्फ शरीर में एक जगह मात्र पड़ी रहती हैं। कभी कभार कुछ % केसेस में इसमें दर्द देखने में आ जाता है, जिसकी काफ़ी अच्छी दवाइयाँ होती हैं। और अगर बिना दर्द की ये गांठें हैं तो होम्योपैथी में यूरिक एसिड, बराटाकार और कई सारी दवाइयाँ आती हैं, जिसका डॉक्टर के अनुसार सेवन करने से बहुत अच्छा लाभ होता है। वक्त ज़रूर लगता है, बट इन चीज़ों में लाभ काफ़ी अच्छा होता है। और इस लाइपोमा के कॉम्प्लिकेशंस भी ऐसे कोई मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस हैं नहीं ज़्यादा, अनटिल अनलेस उसमें कोई चोट लग जाए या कोई इन्फेक्शन नहीं पड़ जाए। तो ये एक साधारण सी बीमारी है, सर्वथा बहुतायत पाई जाती है। उनके सुपुत्र के लिए मैं निवेदन करूँगा कि वो अपनी डाइट का खास तौर से ख्याल रखें और जितना ज़्यादा हो सकता है वॉक करने की कोशिश करें। वॉक करने से ये जो चर्बी है ये अपने आप ही गल जाएगी। चाहे तो होम्योपैथिक विशेषज्ञ से इसके लिए मिल सकते हैं, बट एक बहुत सामान्यतः कंडीशन है, सामान्य पाई जाती है और इसका कोई मेडिकल कॉम्प्लिकेशन इतना स्ट्रांग नहीं है। अच्छा, ये कह रहे हैं कि इनके पेट में गांठें हैं, मतलब तो इनको महसूस हुई होगी वो गांठ, और गांठ को लेके तो हम सब चिंता में पड़ ही जाते हैं। लेकिन आपने कहा कि ये चर्बी की गांठें, और आपने जिम वाली बात भी की, तो क्या ये जो व्यायाम करते हैं लोग या उसमें जो सप्लीमेंट्स लेते हैं उनका भी कोई संबंध है इससे, या एकदम से व्यायाम छोड़ देते हैं तो फिर चर्बी कैसे बढ़ जाती है? मेन समस्या ये है, जब हम व्यायाम करते हैं तो मांसपेशियां और नसें बहुत खिंची हुई रहती है, एक तनाव की स्थिति में रहती हैं। और जब हम व्यायाम करते हैं तो उसके साथ हम स्पेशल सप्लीमेंट्स वाली डाइट भी लेते हैं। और आजकल बाज़ार में बहुत भ्रामक तरह की कंपनियां हैं जो अलग अलग तरह का प्रचार करके उसकी क्वालिटी पे अश्योरेंस पे ध्यान न देके बस उनको प्रोडक्ट को सेल करना, मार्केटिंग का एक बहुत स्ट्रॉन्ग एजेंडा रहता है कि इनको सेल करें। और वो इतने खूबसूरत तरीके से एक मिथ्यापूर्वक तरीके से इसको फैला देते हैं कि जब हम उनको लेते रहते हैं तब तक तो शरीर सुडौल और काफ़ी स्वस्थ रहता है। लेकिन अधिक समस्या आती है क्योंकि हम सब सतत प्रयास नहीं कर पाते उस एक्सरसाइज को, उस डाइट को लेने का। तो जब हम उसे छोड़ते हैं तो उसके साइड इफ़ेक्ट के तौर पे, और हमारी मांसपेशियां जो आदी हो चुकी हैं एक नियमित व्यायाम के तौर पे, जब उनको वो व्यायाम नहीं मिलता तो फिर वो लैक्स जिसे कहते हैं, लूज होना शुरू होती हैं और उससे फैट का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है और जगह जगह ये गांठें बन जाती हैं। पिताजी क्योंकि इन्होंने कोई व्यायाम नहीं किया होगा तो बॉडी की टेंडेंसी है कि जो लोअर एब्डोमिनल एरिया पर या अपर एब्डोमेन या होल एब्डोमेन का जो एरिया है वहाँ पर जाके वो फैट अलग तरीके से डिपॉजिट हो गया, जो सामान्यतः प्रक्रिया में देखा जाता है। लोगों के हाथों पे देखा जाता है, किसी की टांगों में देखा जाता है, किसी की कमर की साइड में देखा जाता है, किसी के एक आधी चर्बी की गांठ होती है और वो टेनिस के बॉल तक का साइज अज्यूम कर लेती है। अब आपकी बात बिल्कुल सही है, गांठ आते ही एक मन में शंका पैदा हो जाती है, बट ये वो केसेस होते हैं जहां निम्नतम से निम्नतम चांसेस होते हैं किसी कॉम्प्लिकेशन के। बस ये चाहे तो आप इसके साथ रहें आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, और चाहे तो इसको जाके हटा भी सकते हैं, कोई कॉम्प्लिकेशंस इसमें नहीं होते।
बिल्कुल, तो अपनी चिंता और शंकाओं की गांठ आप खोल लीजिए और किसी चिकित्सक से ज़रूर सलाह लीजिए। अपना इलाज खुद करने की कोशिश बिल्कुल भी मत कीजिएगा। और यहाँ दर्शकों को हम बताना चाहेंगे कि जितनी भी दवाइयों के नाम लिए जा रहे हैं वो केस टू केस डिफ़र करते हैं, उनकी मात्रा, उन्हें लेने का तरीका अलग अलग होता है। ये एक केवल जन जागरूकता के तहत जानकारी दी जाती है, इसलिए आप स्वयं नाम सुन के दवा न लें। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्या होम्योपैथी में पथरी का स्थायी इलाज है? परमेश्वर प्रसाद हैं ये, शाहपुरा भीलवाड़ा से इनका सवाल है। इन्होंने हालांकि ये तो नहीं बताया कि पथरी कहाँ पर है, लेकिन पथरी कई तरह की होती है और होम्योपैथी इसमें क्या मदद कर सकती है? शाहपुरा तो एक वैसे ही पथरी की काफ़ी अच्छी बेल्ट है। लाल सोट, जयपुर, जहाँ फ्लोराइड का पानी है वहाँ भी पथरी होती है। पथरियाँ बेसिकली बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम में दो तरह की होती हैं, पित्त की थैली और गुर्दे की पथरी। और मैं बताना चाहूँगा कि गुर्दे की पथरी में तो हर चिकित्सक पैथी के, मैं सिर्फ होम्योपैथी की बात नहीं करना चाहूँगा, जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो मैंने बहुत पर्सनली इस चीज़ का अनुभव किया है कि सभी चिकित्सक पैथी के, चाहे वो कोई भी हो, होम्योपैथिक दवाइयों का सेवन करते हैं। मैंने इतने बड़े बड़े दूसरी पैथियों के डॉक्टरों के प्रिस्क्रिप्शन देखे हैं जहाँ पर होम्योपैथिक दवाइयों के नाम लिखे जाते हैं। तो अगर गुर्दे की थैली है, पेशाब की नली में थैली है, पेशाब की थैली में पेशाब की थैली में पथरी है, मूत्राशय में पथरी है, गुर्दे से लेकर मूत्राशय तक की किसी भी पथरी है, तो मैं विनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि कृपया करके अपने आप को चीर फाड़ से बचाएं और कंजर्वेटिव होम्योपैथिक मैनेजमेंट को प्राथमिकता दें। हम अपनी प्रैक्टिस में कई बार ऐसे केसेस देखते हैं जहाँ पेशेंट को ऑपरेटिव टेबल से लेके आ जाता है कि आप चिंता मत कीजिए, होम्योपैथी में इसका बहुत अच्छा इलाज है। लेकिन यहाँ पर मैं ये सावधानीपूर्वक बात करना चाहूँगा कि एक स्टैग हॉर्न कैलकुलाई होता है। देखिए, चिकित्सा की अपनी लिमिटेशंस है। स्टैग हॉर्न कैलकुलाई वो होता है जो 20 सेंटीमीटर तक पथरी का साइज़ चला जाता है। कृपया करके आपके पथरी का साइज़ अगर अत्यधिक बड़ा है तो आप सावधानीपूर्वक दवाइयों के चक्कर में ना पड़ें। आप बेहतर है इसका सर्जरी के लिए इलाज कराएं, क्योंकि वो शल्य चिकित्सा है। बाकी एक मिनिमम रेंज तक संपूर्णतः होम्योपैथी से पथरी का इलाज हर हालत में संभव है। पित्त की थैली की पथरी की जहाँ तक बात आती है तो उसमें बहुत विशेष ध्यान देने वाली बात है कि पित्त की नली में अगर पथरी है तो इसका इलाज बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि वहाँ पर पित्त की थैली में कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और मरीज की जान सर्वप्रथम है। तो जिनके नली में पथरी है वो कोशिश करें कि सर्जरी से अपना काम चलाएं। लेकिन कई बार ऐसा देखा गया उम्र बहुत ज़्यादा हो जाती है और खुद ने भी ऐसे केसेस काफ़ी देखे, तब फिर होम्योपैथी निश्चित ही बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। क्योंकि होम्योपैथिक दवाओं में फेल्टाउरी नाम की एक दवाई है जिसकी ये काबिलियत है कि वो बाइल जूस को प्रमोट करती है, और बाइल जूस अगर आपका अत्यधिक मात्रा में बनेगा तो फिर पित्त की थैली को गलने से कोई नहीं रोक सकता। तो निश्चय ही पित्त की थैली में वक्त लगेगा, उतना जल्दी काम नहीं होगा जितना गुर्दे की पथरी ठीक होती है। बट दोनों ही परिस्थितियों में आप विशेषज्ञ चिकित्सक से सलाह लें और आपको बहुत अच्छा, बहुत जल्दी, तुरंत लाभ मिलेगा पथरी में। अच्छा, जो पथरी के मरीज होते हैं उन्हें होम्योपैथी दवाएं जब दी जाती हैं तो उसके साथ क्या कुछ परहेज भी बताया जाता है? आपका बहुत अच्छा सवाल है। मैं आपके माध्यम से सबको बताना चाहूँगा कि पथरी और कोई भी बीमारी, हर बीमारी के साथ कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें जुड़ी होती हैं, अगर हम उनका सेवन करेंगे तो बीमारी ही बढ़ेगी, दवा अपना पूरा काम नहीं कर पाएगी। छोटे बच्चों को टॉन्सिल्स होता है, अगर वो ठंडा खट्टा खाएंगे तो उनके टॉन्सिल्स ठीक नहीं होंगे। उसी तरीके से पथरी कारक मेथी, बथुआ, पालक, कुछ बीज वाली सब्जियां, कड़ी, दही, बेसन, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पथरी कारक हैं। तो अगर मरीज़ पथरी के इलाज लेते समय पथरी कारक वाली चीज़ें खाता रहेगा तो इधर से तो पथरी गलेगी और उधर से उसकी पथरी बढ़ेगी, तो फिर उसको इलाज का संपूर्ण लाभ नहीं मिलेगा। तो बहुत अच्छा सवाल है आपका। इसमें हम कुछ चीज़ों का परहेज बताते हैं और उस परहेज बताने से फ़ायदा ये होता है कि मरीज़ की जो पथरी है वो वक्त से पहले गल जाती है। वरना पथरी का दर्द एक नारकीय पीड़ा है, जिस मरीज को होता है वो जानता है, और हम जब देखते हैं तो हमें खुद बहुत आश्चर्य होता है कि इतना ज़्यादा दर्द किस तरह से मरीज़ सहन कर पा रहा है। तो इन सब चीज़ों को, मरीज के स्वास्थ्य का ख्याल, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को देखते हुए हम इन चीज़ों की रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ये चीज़ें ना खाएं। इससे आप ठीक जल्दी होंगे और आप रोग को बढ़ने से भी रोकेंगे। मेरा बेटा 2.5 साल का है, उसे आइस की क्रेविंग होती है, फ्रिज में ठंडी चीज़ों को चाटता है, खाने में रुचि नहीं है, शक्कर और घी से ही रोटी खाता है। उसे किस तरह से मिनरल्स और विटामिन्स सप्लीमेंट्स दिए जा सकते हैं? एक महिला दर्शक है, उनका यह सवाल है। ये बहुत बच्चों में समस्या देखी जाती है, और ख़ासतौर से बच्चे जब बड़े होना शुरू होते हैं 3 से 4 साल से लेकर 15-16 साल तक, ये बहुत ज़्यादा समस्या देखी जाती है। हमारे शरीर में कई तरह के खनिज पदार्थ और लवण की ज़रूरत होती है। जैसे अगर मैग्नीशियम की कमी होती है तो लोग चॉकलेट खाते हैं, कैल्शियम की कमी होती है तो चूना, मिट्टी और इस तरह की चीज़ें ज़्यादा खाते हैं।
आयरन की कमी होती है तो और तरह की टिपिकल क्रेविंग्स होती हैं। तो आप तुरंत प्रभाव से एक विशेषज्ञ होम्योपैथिक चिकित्सक से संपर्क कीजिए। अगर बच्चे को कोई पहले बीमारी हुई है, जैसे उसको टाइफाइड हुआ है, निमोनिया हुआ है, तो उसकी वजह से भी कई बार बच्चों में इस तरह की टिपिकल क्रेविंग्स देखी जाती है। उसकी विशिष्ट और स्पेसिफिक दवाइयाँ हैं जो एक होम्योपैथिक विशेषज्ञ देगा और उसको वो आइस की क्रेविंग विद इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम ख़त्म हो जाएगी। बट अगर वो ज़रूरत से ज़्यादा ही खा रहा है तो इस चीज़ का खास ध्यान दें कि उसको उसके रेगुलर ब्लड टेस्ट कराएं। ब्लड टेस्ट कराने पे जिस भी लवण की कमी आती है उस हिसाब से होम्योपैथिक चिकित्सक को बताएं और वो एक हॉलिस्टिक केस टेकिंग करके कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी देके इस व्याधि को बहुत अच्छे तरीके से ठीक करेगा। एक थोड़ा सा संक्षिप्त में आपसे जानना चाहेंगे कि होम्योपैथी में ये ज़रूर होता है कि आपको पहले क्या क्या बीमारियां हुई थी, जैसे अभी आपने कहा, एक दो नाम भी लिए हैं, तो जो बीमारी हमको बचपन में हुई है या हमको बहुत साल पहले हो चुकी है, उसका हमारी मौजूदा बीमारी से क्या संबंध है? एक मुझे कहावत याद आती है, चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन एंड आई विश माई डेज टू बी। तो जो हमारी शारीरिक संरचना बचपन से लेकर आज तक आई है उसका कहीं ना कहीं हमारे डेवलपमेंटल प्रोसेस पे बहुत असर पड़ता है। और चिकित्सा शास्त्र भी इस चीज़ को मानता है। अस्थमा को वो इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक दो तरह से कैटेगराइज करता है। और एक तरह के अस्थमा में ये साफ चिकित्सा की किताबों में लिखा है कि कहीं ना कहीं चर्म रोग दबा होगा तो जाके ये समस्या आई होगी। रूमेटिक कार्डाइटिस एक चिकित्सा की बहुत बड़ी बीमारी है जिसमें अक्सर ये देखा गया है कि बच्चों को पहले टॉन्सिल्स की समस्या रही है और फिर वो जो रिपीटेड टॉन्सिल्स की समस्या थी तो वो बैक्टीरिया वहाँ से जाके फिर कुछ मरीज़ों में हार्ट को जाके इफेक्ट करता है और वॉल्व्स को ख़राब करता है। तो ये एक शाश्वत सत्य है कि जिस तरह की नींव होती है उसी तरह की इमारत होती है। अगर बच्चे की नींव में कमज़ोरी आ रही है, उसका हेल्थ स्टेटस, अब बच्चों को जब रिपीटेडली बुखार आता है तो उनका लिवर धीरे धीरे कमज़ोर होता जाता है। लिवर कमज़ोर होता है तो उनकी भूख खत्म होती है। भूख खत्म होती है, पुअर न्यूट्रिशन आता है। पुअर न्यूट्रिशन से अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस आता है और अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन से बच्चा लगातार बीमार पड़ता है। तो ये एक इतनी सिंपल सी क्रोनोलॉजी है जो मुझे लगता है कि दर्शक जो देख रहे होंगे वो अपने बच्चों से इस चीज़ को कोरिलेट भी करते होंगे। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि आप तुरंत एक विशेषज्ञ होम्योपैथ से संपर्क करें और बच्चों की जो प्रवृत्तियां हैं, सर्दी खांसी जुकाम की, टॉन्सिल्स की, एलर्जी की, चर्म रोग की, इसको किसी विशेषज्ञ चिकित्सक से संपर्क करके इसका तुरंत इलाज कराएं। क्योंकि आज की इम्यूनिटी वीक उसको आने वाले वक्त में बहुत ज़्यादा नुकसान करेगी। और पुरानी और रिलेटेड इन्फॉर्मेशन का, बचपन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन का होम्योपैथी में बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार है क्योंकि एक शब्द है एनामनेसिस। तो एनामनेसिस वो चीज़ है जो मेडिकल हिस्ट्री में डेवलपमेंट ऑफ डिजीज़ का परिचायक होती है। मर्ज बढ़ा कैसे है और किस तरह से बढ़ा है, तो वो एक होम्योपैथिक चिकित्सक के लिए बहुत ज़रूरी है दवा देने के लिए। इसीलिए हम हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा बिलीव रखते हैं कि पेशेंट की सॉइल क्या है, किस तरह की सॉइल है उसकी, और ये डिज़ीज़ कैसे जनरेट हुई है उस सॉइल पे। बिल्कुल। और हेलो डॉक्टर में आप अपने सवाल जवाब भेज सकते हैं, मतलब अपने सवाल भेज सकते हैं। वो नंबर भी हम स्क्रीन पे लगातार आपको बता रहे हैं। व्हाट्सएप आप कीजिए, साथ में ज़रूरी जानकारी भी लिखिए। अगला सवाल है, मेरी उम्र 28 वर्ष एवं वज़न 41 किलोग्राम है और हाइट 5 फुट 4 इंच है। मैं स्टूडेंट हूँ और लंबे समय तक बैठी रहती हूँ। पिछले 4 साल से मैं पाइल्स की समस्या से परेशान हूँ। आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक एवं एलोपैथिक इलाज ले चुकी हूँ। थोड़े दिनों आराम मिलता है, फिर से समस्या बढ़ जाती है। इस वजह से मेरे व्यवहार में भी बदलाव आ गया है। इन दिनों पाइल्स की वजह से दर्द भी होने लगा है। ये एक महिला दर्शक हैं, उनका सवाल है। बहुत अच्छा, ये बहुत कॉमन चीज़ है क्योंकि इन्होंने अपने जो विवरण में ही अपनी बीमारी का कारण बता दिया। ये अक्सर लाइफस्टाइल डिसऑर्डर बन चुका है, एक जगह लंबे समय तक बैठने का। बच्चे जाते हैं, पढ़ते हैं, लाइब्रेरी में 8-8 घंटे की सिटिंग देते हैं। इसे हम सीडेंट्री लाइफस्टाइल कहते हैं। और इस सीडेंट्री लाइफस्टाइल की वजह से जो कि पोर्टल कंजेशन है वो हो जाता है और पोर्टल कंजेशन पाइल्स का जनक है। तो इन्होंने अपनी समस्या का समाधान अपने सवाल में ही दिया है। मैं आपके माध्यम से इनसे अनुरोध करना चाहूँगा कि एक तो आप चलने की आदत डालें। पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ये मैं भी जानता हूँ, लेकिन आपको कम से कम नियमित तौर पे आधे से 1 घंटे सुबह शाम वॉक करना चाहिए। और जैसा आपने कहा है कि पाइल्स की वजह से अगर चिड़चिड़ापन आ रहा है, पाइल्स है और बाहर रहते हैं, होटल का या टिफ़िन का खाना खाना पड़ता है, तो नक्स ओमेगा नाम की दवाई है जो एक चिकित्सीय परामर्श से ली जा सकती है।
और रैटेनिया, एसिड नाइट्रिकम, पियोनिया, बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो दर्द में अचूक उपाय करती हैं और तीर की तरह काम करती हैं। 24 घंटे के अंदर आपको होम्योपैथी से दवाइयों में फ़र्क पड़ सकता है। तो आपसे अनुरोध है कि आप निकटतम होम्योपैथिक डॉक्टर से मिलें, इसका परामर्श करें और 7 से 10 दिन के अंदर आपको आराम आ जाएगा और शायद मुश्किल से महीने 1.5 महीने में आप पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। लेकिन आप बार बार बीमार पड़ते रहेंगे अगर आप अपनी जीवन और दिनचर्या को नहीं बदलेंगे, क्योंकि आपको एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है। ये बीमारी आपने एक्वायर की है अपनी हैबिट्स की वजह से। तो अगर आप अपना तजुर्बा बदलना चाहते हैं तो अपनी आदतें बदलिए। आदतें बदलते ही ये बीमारी भी बहुत हद तक स्वतः ही कम हो जाएगी। लेकिन हम यदि पूरी दुनिया में बात करें और यदि केवल अपने देश की ही बात करें तो करोड़ों लोग हैं जो दिन भर बैठे रहते हैं, 8-8, 9-9 घंटे लगातार सिटिंग करके काम करते हैं, तो उन सबको तो पाइल्स की समस्या नहीं होती है। बहुत अच्छी तो जिन्हें समस्या हो रही है तो उसमें मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी हो रही होगी उनके साथ। बैठने के साथ साथ मैंने आपसे अनुरोध किया कि हो सकता है बाहर का खाना खा रहे हो, टिफ़िन वगैरह सेंटर का, होटल का, और जिनको नहीं होती वो बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं कि वो सजग रहते हैं कि उन्हें पता है उन्हें बैठना है, तो रात का खाना वो लोग कम कर देते हैं। रात का खाना बहुत हल्का खाते हैं और वैसे भी हमारे वेदों और शास्त्रों में लिखा है, नाश्ता राजा की तरह, दिन का खाना मंत्री की तरह, रात का खाना भिखारी की तरह, मिला तो मिला, नहीं तो दूध पानी पी के सो गए। तो जिनको नहीं होती या तो वो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं, और फिर भी अगर उनको नहीं हो रही तो उनकी डाइट और उनकी लाइफस्टाइल में वो मैनेज करके रखते हैं उन चीज़ों को जिससे वो इस तरह की बीमारी से बचे रहें। अच्छा, पाइल्स वगैरह जो समस्या है उसमें वैसे तो सर्जरी का केस होता है, तो क्या होम्योपैथी की मदद से हम इसे स्थायी रूप से ठीक कर सकते हैं? सर, ये बहुत अच्छा सवाल है और मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, जैसा मैं थोड़ी देर पहले भी कह रहा था, कि चिकित्सा की अपनी लिमिटेशंस हैं और जो लिमिटेशन ऑफ मेडिसिन है वही लिमिटेशन ऑफ होम्योपैथी, आयुर्वेद और एलोपैथी है। जो चीज़ दवा से ठीक नहीं हो सकती वो फिर किसी भी चिकित्सा पद्धति से ठीक नहीं हो सकती। और ग्रेड 3 और ग्रेड 4 कि जो पाइल्स होते हैं, जहाँ बहुत ज़्यादा शरीर बाहर आ चुका होता है, और अगर मरीज़ को शरीर बाहर आने के साथ साथ खून निकलने की समस्या जो कि हेमरॉइड्स में चला जाता है और क्रॉनिकली डेबिलेटेड पेशेंट है, तो ग्रेड 3 और ग्रेड 4 के पेशेंट्स को बहुत सावधानीपूर्वक देखना चाहिए, गहन अध्ययन करना चाहिए। और अगर हमें लगता है कि इनका दवाई से इलाज नहीं हो सकता, ये पहले ही बहुत दवाई ले चुके हैं, तो ऐसे पेशेंट से अनुरोध करना चाहिए कि आप तुरंत जाके सर्जरी ही कराएं, क्योंकि जो चिकित्सा की लिमिटेशन है वो है ही, वो किसी भी दवाई से ठीक नहीं हो सकती। और स्पेशली ग्रेड 3 और ग्रेड 4 के पेशेंट्स को सर्जरी में जाना ही पड़ता है। अगला सवाल है, मैं जब भी कच्चा प्याज, खीरा, बटर मिल्क या कोई भी खट्टी चीज़ का सेवन करता हूँ तो मुझे 2-3 घंटे बाद सांस लेने में तकलीफ़ होती है। यह समस्या पिछले 2 साल से हो रही है। राहुल हैं फतेहाबाद, आगरा से। राहुल, अगर आपको कच्चा प्याज बहुत ज़्यादा पसंद है और खाने के साथ भी दिक्कत होती है तो शायद आपको एक थोजा नाम की दवा बहुत फ़ायदा कर सकती है। बट ये देखा गया है कि होम्योपैथी के सिद्धांत के हिसाब से जितने भी हाइड्रोजनेट कॉन्स्टिट्यूशंस होते हैं उसमें फ्लैशी पानी वाले फलों को खाने से बहुत ज़्यादा दिक्कतें और विकार पैदा होती है, और ये आपके अस्थमा का एक अचूक विवरण है। तुरंत मेरी आपसे अनुरोध है कि जाके किसी विशिष्ट होम्योपैथिक चिकित्सक से संपर्क करें और वो आपको इसमें बहुत जल्दी और बहुत अच्छा फ़ायदा देगा, क्योंकि और आप जो दवाइयाँ लेते रहेंगे वो धीरे धीरे उनकी पावर बढ़ती जाएगी और असर कम होता जाएगा, लेकिन आपके जो अस्थमा की जड़ है वो कहीं ना कहीं होम्योपैथिक इंटरवेंशन से ही ठीक होगी। और आपके ये जो लक्षण हैं और जो भी लक्षण हैं वो आप ये मत सोचिएगा कि मेरे बताने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपकी सारी की सारी बातें जो आपको अजीब लगती हैं वो एक होम्योपैथिक चिकित्सक से ज़रूर डिस्कस कीजिए। आप जितना अच्छा अपने होम्योपैथिक डॉक्टर को बताएंगे आप उतना ही जल्दी ठीक होंगे। बिल्कुल। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि मेरे बेटे की उम्र 22 वर्ष है, उसको वंशानुगत समस्या है, हाथ कमज़ोर हो गए हैं, हाथ ऊपर नहीं उठते हैं और चलने में तकलीफ़ होती है। क्या होम्योपैथी से ये बीमारी पूरी तरह से ठीक हो सकती है? ये इस सवाल में शायद वो हाथ का मतलब ये बाजू जो हमारे हैं दोनों, उसके बारे में कह रहे हैं। अगर जो मैं समझ पा रहा हूँ ये केस मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का है तो ठीक होना एक बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि ये एक लगभग असाध्य रोग माना जाता है और एक बहुत ही लंबे समय तक जिस चिकित्सक ने इस बीमारी का अध्ययन किया है हर चिकित्सक के वश में ये केस नहीं आ सकता। तो पहली तो मेरी आपसे विनती है कि आप इसको एग्जैक्ट अगर हमें भेज देते कि उसको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है या नहीं,
तो हम बहुत अच्छे से बता पाते। लेकिन अगर ये हाथ पाँव की कमजोरी किसी बीमारी के बाद है, जो कि कई आम बुखार के बाद भी देखी जाती है, तो इसका बहुत ही अच्छा और बहुत ही तुरंत इलाज होगा। ग्लिसरीनम सक्सिनम नाम की होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं जो इस तरह की कमजोरी में बहुत फ़ायदा करती हैं। अल्फ़ा नाम की दवाई है, एविना सटाइवा, बहुत सारी दवाइयाँ हैं जिनके सेवन से कमज़ोरी में फ़र्क पड़ता है। कॉस्टिकम नाम की दवाई है जिसमें मांस कम होता जाता है, तो बहुत अच्छा असर पैदा करती है। लेकिन ये सब दवाइयाँ एक विशेष चिकित्सक मरीज़ की पूरी मेडिकल हिस्ट्री और पर्सनल हिस्ट्री के बाद दवाई देगा। तो जितनी जानकारी अवेलेबल है, दो ही मेजर कारण हो सकते हैं। अगर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है तो इलाज थोड़ा मुश्किल है लेकिन संभव है, और अगर किसी बीमारी के बाद, चिकनगुनिया, टाइफाइड, मलेरिया, इसके बाद ये कोई परिस्थिति पैदा हुई है, तो इसका इलाज बहुत जल्दी और बहुत सफलतापूर्वक हो सकता है। बिल्कुल, इसीलिए हम कहते हैं कि दर्शक अपने जो सवाल हैं उसके साथ बीमारी से संबंधित जानकारी जो है वो थोड़ा विस्तार में हमें भेजें। अच्छा, होम्योपैथी, हमको ध्यान है कि कोविड काल के दौरान से ही होम्योपैथी में प्रिवेंटिव मेडिसिन का बहुत रोल रहा है और सबने उसको आजमाया भी है। सरकार ने भी, स्वास्थ्य मंत्रालय, आयुष मंत्रालय की तरफ से भी इसको मान्यता दी गई है। कहा गया कि ये दवाइयाँ आप एहतियातन ले सकते हैं। तो यदि मैं एहतियातन होम्योपैथी की कुछ दवाइयाँ लेना चाहता हूँ तो वो किन किन बीमारियों या किन किन स्थितियों में मैं ले सकता हूँ? सर, ये बहुत ही उम्दा सवाल है। वायरल इन्फेक्शन जितने भी आते हैं, सीजनल इन्फेक्शंस, कोरोना तो इसका एक उदाहरण था, बट लगभग हर तरह के वायरल इन्फेक्शन जो आए हैं पिछले, हमने देखा है स्वाइन फ्लू हुआ, कोरोना हुआ, बर्ड फ्लू हुआ, लगभग सब तरह के वायरल इन्फेक्शंस में होम्योपैथी की प्रोफाइलैक्सिस निकली है। और आपके माध्यम से मैं ये अनुरोध करना चाहूँगा कि सिर्फ वायरल इन्फेक्शंस में ही होम्योपैथी सीमित नहीं है। अगर एक विशेषज्ञ चिकित्सक, होम्योपैथिक चिकित्सक मरीज़ को बहुत संपूर्ण तरीके से देख सकता है और उसकी प्राकृतिक और शारीरिक लक्षणों को बहुत बारीकी से अनुसंधान कर सकता है, तो वो उसको लगभग जो भी बीमारी से वो अभी ग्रसित है उसको आगे बढ़ने से तो रोक ही सकता है, बट उसके रिहैबिलिटेशन में भी काम कर सकता है और बीमारी, और सही दवा देके वो उस बीमारी को बढ़ना या आगे उसको और उससे ज़्यादा ग्रसित होने में भी रोक सकता है। जैसे एक कम उम्र में बीपी का आना, तो कुछ दवाइयाँ होम्योपैथी में इतनी अच्छी हैं कि अगर उनका नियमित तौर पे सेवन किया जाए और दिनचर्या के साथ उसको सपोर्ट किया जाए, तो वो यंग जनरेशन में जो बीपी और इस तरह की व्याधियाँ बहुत ज़्यादा आ रही हैं उसमें काम कर सकता है। कुछ दवाइयाँ होम्योपैथी में हड्डी और मांसपेशियों को बहुत ज़्यादा ताकत देती हैं, तो जो लोग शारीरिक कमजोरी, हड्डियों में कमजोरी, शरीर में कमजोरी और ये सब चीज़ें महसूस करते हैं, अगर होम्योपैथिक चिकित्सक से मिले, अपनी संपूर्ण केस टेकिंग देने के बाद एक सिमिलिमम दवाई अगर वो होम्योपैथ उनको दे सकता है, साथ में और भी दवाइयाँ, तो वो फिर उनको काफ़ी रोगों को बढ़ने से आगे रोक सकता है और उनकी सेहत को मेंटेन करने में, बनाने में एक बहुत अच्छा अपना योगदान दे सकता है। बिल्कुल। अच्छा, आपने अभी बीपी की भी बात की जवाब के दौरान, और आप हाइपरटेंशन के विशेषज्ञ भी हैं, तो हम जानना चाहेंगे कि हाइपरटेंशन को लेकर क्या जानना ज़रूरी है या क्या क्या सावधानियां ज़रूरी हैं। दूसरा, हाइपरटेंशन और हार्ट अटैक, मतलब अभी देश के एक बड़े सिंगर हैं, उनकी परफॉर्मेंस के दौरान ही हार्ट अटैक से कह रहे बताया जा रहा है, कारण उसमें हार्ट अटैक की माना जा रहा है, मौत हो गई है। एक मैं खबर भी पढ़ रहा था जहाँ पे एक 17-18 साल का बच्चा अपने पिताजी के साथ वॉक पे जा रहा था, तो उसको घबराहट हुई, उसकी तबीयत ख़राब हुई, अस्पताल ले गए तो वहाँ पे उसको बताया कि हार्ट अटैक है और बचाया नहीं जा सका। तो हाइपरटेंशन को लेकर और हार्ट से हम कैसे जोड़ सकते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद इस सवाल के लिए। ये बहुत चिंताजनक परिस्थिति है आज हमारी जनरेशन के लिए। हम वैसे तो कहते हैं भारत युवाओं का देश है, बट जुवेनाइल डायबिटीज़ और जुवेनाइल हाइपरटेंशन, ये दो ऐसी बीमारियां हैं जो यंग जनरेशन में पाई जा रही हैं। 14-14, 15-15 साल के बच्चे डायबिटीज़ से ग्रसित हो रहे हैं, 18-18, 19 साल के बच्चे हाइपरटेंशन से ग्रसित हो रहे हैं। इस समय जो परिस्थिति है, एक बहुत ज़्यादा अत्यधिक जिम्मेदारी वाली परिस्थिति आ गई है। वक्त से पहले लोग बड़े हो रहे हैं। जो बचपन होता था और जो जवानी के स्टेप्स आते थे, पहले आदमी 25 साल तक जाके अपने आप को जवान अनुभव करता था, और आज इस समय आदमी 13, 14, 15 साल का होते होते अपने आप को एक जवान इंसान समझने की गलती करता है और वो उसी तरह से जिम्मेदारियां ओढ़ लेता है। उसका कारण ये भी है कि इस समय भौतिकवाद बहुत ज़्यादा आ गया है।
ये सारी चीज़ें इन्होंने एक ऐसा एनवायरनमेंट डेवलप कर दिया है कि आदमी एक मानसिक शारीरिक तौर पे तो होता ही है, मानसिक तौर पे भी बहुत दबाव में जीता है, और उस दबाव का सीधा असर उसके जो शरीर के महत्वपूर्ण अंग हैं उन अंगों पे होता है, और हार्ट सबसे ज़्यादा इसमें अफेक्टेड होता है। और क्योंकि हम एक इस तरह की दुनिया में जीते जा रहे हैं जहाँ संयुक्त परिवार ख़त्म होते जा रहे हैं, इंडिविजुअल फैमिली आती जा रही है, इंडिविजुअल फैमिली में भी पेरेंट्स बच्चों को टाइम नहीं दे पाते, तो बच्चे अपनी ही एक दुनिया में जीते हैं जहाँ अपने पीयर्स और प्रेशर्स को वो डिस्कस नहीं कर पाते। तो इस समय अगर कोई बच्चा जुवेनाइल हाइपरटेंशन, जुवेनाइल डायबिटीज़ से रिलेटेड है, तो सबसे पहले तो माँ बाप को स्वयं उसके साथ बैठ के बात करनी चाहिए, उसकी एक लाइफस्टाइल देखनी चाहिए, उसका क्या पीयर्स एंड प्रेशर्स है उसको देखना चाहिए। और होम्योपैथिक चिकित्सक से संपर्क अगर आप करते हैं तो ये मैं आपको निश्चितता देता हूँ कि बहुत जल्द, चंद महीनों के अंदर डायबिटीज़ और बीपी जैसी बीमारियाँ हैं इनको नियंत्रित किया जा सकता है। और अगर लंबे समय तक सही दवाइयाँ ली जाएँ, सही दवाइयाँ दी जाएँ, तो इन बीमारियों को जड़ से भी ख़त्म किया जा सकता है। ख़त्म होने के बाद आदमी अपनी दिनचर्या से ही अपने स्वास्थ्य को मेंटेन कर सकता है, क्योंकि स्वास्थ्य मेंटेन करना सबसे अच्छा है। निरोगी काया आप अपनी दिनचर्या से मेंटेन करें। लेकिन अगर आपको बीमारी से ग्रसित आप हो ही चुके हैं तो आप चिकित्सकीय परामर्श और अनुभव ले सकते हैं, पर जितना जल्दी आप स्वयं में आस्था लाएंगे, स्वयं में स्थिरता लाएंगे, अपनी दिनचर्या को, अपने आदतों को सुधारेंगे, उतना ही जल्दी आप स्वास्थ्य के प्रति अग्रसर होंगे। अच्छा, जब हम होम्योपैथी दवाइयाँ लेते हैं तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले तो जो चीज़ें हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाती हैं, अगर बीपी है तो हमें अपने लिपिड और फैट पे कंट्रोल रखना चाहिए। अगर हमें गठिया वगैरह है तो भी उसके लिए सार फूड्स और इन सब चीज़ों पे ध्यान रखना चाहिए। जो बीमारी है उसकी एक विशेष पहचान होती है और उसी के से रिलेटेड विशेष खाद्य पदार्थ होते हैं। कुछ खाद्य पदार्थों को हमें अवॉइड करना चाहिए, जैसे गठिया है तो जोड़ों का दर्द है तो ठंडा खट्टा हमें बहुत ज़्यादा अवॉइड करना चाहिए। अगर हार्ट पेशेंट्स है तो कोलेस्ट्रॉल अवॉइड करना चाहिए, फाइबर्स ज़्यादा लेने चाहिए। तो ये सब एक डाइटिशियन और होम्योपैथिक डॉक्टर आपको समझा सकता है कि किस बीमारी के अनुरूप किन चीज़ों पे आपको ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल। और जब आप इलाज ले रहे हैं तो डॉक्टर आपको बहुत सारी चीज़ें करने के लिए बोलते हैं कि ये कर सकते हैं और ये नहीं कर सकते हैं, तो उन्हें आपको ध्यान में रखना चाहिए। डॉक्टर कमलेंद्र त्यागी जी को हम धन्यवाद कहेंगे। उन्होंने दर्शकों के सवालों के जवाब दिए, होम्योपैथी के बारे में समझाया, और दर्शकों से हम आग्रह करेंगे कि वे भी अपनी सेहत का ख्याल रखें। हेलो डॉक्टर में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। देखते रहिए पत्रिका टीवी। नमस्कार।